याद करते हुए और संविधान को मानते हुए हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। तो साथियों, आज का दिन जो है ये बहुत शुभ दिन है और सबसे बड़ी खुशी की दिन है। इससे बड़ा मैं तो मानता हूँ कि इतना बड़ा खुशी का कोई दिन नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों का संचालन जो भारत में होता है वो संविधान के बदौलत होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो संविधान के बारे में बहुत लोग व्याख्या किए होंगे कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। उसी दिन संविधान सभा को सुपुर्द किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और लागू हो गया और उसके बाद में इसकी और सारी मैं बातें बताता हूँ आपको। जो हम लोग नौकरी करते हैं किसी भी क्षेत्र में, या रेल में करें, सेल में करें, भेल में करें, कोल में करें, बीमा में करें, बैंक में करें, चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, सभी स्थानों पर हमें संविधान के द्वारा ही सभी मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। हम लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में रोज़ 12 घंटे से 8 घंटे काम करने की योजना लागू कराने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी अहम भूमिका थी। उन्होंने 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में शामिल केंद्र और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से सप्ताह में 48 घंटे के सिद्धांत का समर्थन किया था। आज़ादी के बाद कारखाना अधिनियम 1948 लागू हुआ और 1987 में इस अधिनियम के संशोधन भी किया गया। तो साथियों, संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन योजना अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनिधि थे। और हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया और संविधान बनाने में उस समय की कुल लागत 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। और संविधान को लिखने में जो वर्ड टोटल लगे थे 1,45,000 उसमें वर्ड है। 1,45,000 उसमें वर्ड है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े दूरदर्शी थे कि जब उन्होंने संविधान लिखा तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी मजहब, किसी भी राज्य और किसी भी भाषा का किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्होंने नहीं किया। सभी को उन्होंने समान अधिकार दिया, सभी को समान अधिकार दिया, चाहे पुरुष हो या महिला हो। नहीं तो संविधान नहीं बना था उस समय महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिला पुरुषों के समान बैठने का अधिकार नहीं था। अब आप लोगों को सुनकर के हैरानी होगी, हिमाचल प्रदेश में आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आया। उस समय सुमित्रा महाजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर थी, वो फ्रंट लाइन में बैठी थी। तो उन्होंने बयान दिया कि महिलाओं के साथ पुरुषों का एक सौदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है, कि महिला घर चलाएगी, बच्चे पैदा करेगी, बच्चों की परवरिश करेगी और पुरुष
बाहर से जुगाड़ करेगा, अर्थात पुरुष जुगाड़ू लाल है, ऐसा उनका मानना है। इस पर भारत की तमाम महिलाएं भिन्न भिन्न संगठनों के जो सामाजिक कार्यकर्ता महिला थी, सभी महिलाओं ने प्रतिवाद किया। जबकि संविधान लागू है और संविधान में फंडामेंटल राइट है कि जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही महिलाओं का अधिकार है। लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान जो है, कुछ ऐसे सातिल दिमाग के लोग हैं जो देते रहते हैं। कुछ तो ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि संविधान ही गलत है, संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान गलत लिखा गया है। तो 389 जो थे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सभी बार एकला थे, परसेंटेज बार एकला थे और सभी हायर क्वालिफिकेशन के लोग थे। तो उनको क्या समझा जाए, तो उनको हम लोग क्या समझाएं? इसका मतलब विद्वान नहीं थे। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो संविधान पर अनावश्यक टिप्पणी करते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है। अब संविधान का अपमान करते हैं। अभी हमारे ओरांव जी बोल रहे थे संविधान के संदर्भ में, इसी देश में 9 अगस्त को 2017 में संसद मार्ग पर संविधान सभा की प्रतिलिपि जलाई गई। शर्मा नाम का, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, दीपक शर्मा के नेतृत्व में 3 लोगों ने संविधान सभा की प्रतिलिपि जलाई और दिल्ली के बगल के थाने में FIR हुआ और कोर्ट में मामला चला। उनकी जो भारत की नागरिकता थी उनकी समाप्त की गई और उन्हें आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुनाई। तो संविधान अगर इस देश में नहीं रहेगा तो जो हम खुले में हवा का जो ले रहे हैं वो भी नहीं ले पाएंगे और आपका कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। ऐसे ही नहीं बच रहा है। जबकि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत जितना भारत में गैर सरकारी संस्था थी उसको संविधान के को आधार मानते हुए और संविधान के अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो SC ST को रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन, दोनों जगह उनको रिजर्वेशन था। लेकिन जब प्राइवेटेशन हो जाएगा, ठेकेदारी प्रथा हो जाएगी तो आपका रिजर्वेशन का कोई माने मतलब नहीं रह जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि भारत में जितनी संस्थाएं हैं सभी को प्राइवेट कर दिया जाए तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासतौर पर जो प्रतिनिधित्व का मामला है वो पंगु हो जाए और उनका प्रतिनिधित्व का जो मामला है वो धीरे धीरे सिमट जाए। ऐसा वो लोग करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो हम जितने नौकरी करने वाले हैं किसी भी सरकारी संस्था में हो, हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उसे बचाए रखना। और जन आपको मिल जाएगा लेकिन धन नहीं मिलेगा, तो धन की जिम्मेवारी, जैसे अभी उन्होंने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कथन है, पे बैक टू सोसाइटी, अर्थात अपने नौकरी का 5वां हिस्सा जो है हमको समाज को देना है। जो समाज में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको देना है। हम लोग बहुत अपने आप को गिलानी महसूस होती है। आपके तमाम जब आपको रिजर्वेशन इन प्रमोशन को ख़त्म किया गया था तो 29 जनवरी को भारत बंद हुआ था। तो भारत बंद करने वाले कौन लोग थे? बगैर नौकरी करने वाले। प्रमोशन हम लोग का होगा लेकिन बगैर नौकरी करने वाले लोगों ने भारत को बंद किया। और 5 मार्च 2019 को 200 पॉइंट रोस्टर को
भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको ख़त्म करवाया, मतलब 5 मार्च के पहले, और 5 मार्च 2019 को भारत बंद हुआ, जिससे फिर से पार्लियामेंट में मजबूत नोटिफिकेशन ला करके जो 13 पॉइंट रोस्टर था उसको सरकार को पीछे हट करके 200 पॉइंट रोस्टर पर लाना पड़ा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को उस समय का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने उसको प्रभावहीन बनाया, उसको ख़त्म कर दिया था, जिसके लिए इस बहुजन समाज, मूल निवासी समाज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया, जिससे बहुजनों की ताकत मनुवादियों को, ब्राह्मणों को समझ में आ गई, जिसमें हमारे 13 लोग शहीद हो गए। 13 लोगों ने शहीदी स्वीकार किया, जिसके चलते आज भी हम छाती फुलाते हैं और कोई भी केस किसी से मामला अगर उलझता है तो हम बोलते हैं SC/ST केस करो, SC/ST केस करो। लेकिन SC/ST एक्ट को ख़त्म जब किया गया था तो भारत में जो आंदोलन चलाया गया था तो नौकरी वाले आंदोलन नहीं चलाए थे, गैर नौकरी वाले आंदोलन चलाए थे। उसे अधिकार को बचाया, 13 लोगों ने शहीदी दिया, जिससे हमारे प्रमोशन में, हमारे रेगुलराइजेशन में, हमारे एम्प्लॉयमेंट में या डिपार्टमेंटल अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो हम लेटर हेड पैड पर लिख कर देते हैं। कहाँ पर? SC आयोग में, ST आयोग में, OBC आयोग में देते हैं ना। तो आज वो नहीं रहता तो हम दे पाते। मैंने कल्ला में संविधान दिवस मनाया तो मैंने ECL मैनेजमेंट को लेटर हेड पैड पर पत्र लिखा कि हम संविधान दिवस मनाएंगे, तो उनको मजबूर किया और सारे अरेंजमेंट मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया और 5,000 रुपया वो फंड दिए। 5,000 रुपया फंड सेंक्शन किए और अपना कॉन्फ्रेंस हॉल भी हमको प्रोवाइड किए। और सारे वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, आपके यहाँ सीनियर डी या सीनियर DPO कहा जाता है, हमारे यहाँ ECL में, ऑल इंडिया में पर्सनल मैनेजर कहा जाता है, तो सभी लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। क्योंकि ये मामला किसी एक जाति, एक समुदाय का नहीं है, किसी एक धर्म, एक मजहब का नहीं है, किसी एक भाषा का नहीं है। जो भारत की जो जितने नागरिक हैं सभी के लिए संविधान है। तो संविधान दिवस सभी लोगों को मनाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। संविधान दिवस पर अधिकारियों को भी शामिल होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी एक लेटर पैड पर एक लेटर DRM ऑफिस में डालिए कि संविधान दिवस आप मनाइए, और संविधान दिवस में आप उसका अरेंजमेंट कीजिए, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। और आप फंड रिलीज कीजिए, वेलफेयर फंड से को आप रिलीज कीजिए, जैसा कि मैंने ऑल इंडिया में उसको लागू करवाया। उसका ऑफिस ऑर्डर भी शायद आपको मैंने व्हाट्सएप पर भेजा था। जो मैनेजमेंट ने वहाँ पर अमेंडमेंट किया, उसका ऑफिस ऑर्डर भी शायद आप लोग को भेजा ना, इनको भेजा हूँ मैं। तो बाकायदा ऑल एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किए कि सभी लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो संविधान दिवस है, उसको आप लोग सेलिब्रेट करें। तो सारे लोगों ने जुटा। तो इस तरह से हमारा दिया हुआ अधिकार है, इस अधिकार को हम डंडा चलाकर नहीं लेंगे, और आपको कोई हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा हथियार दिए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। अगर हम लोग समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन वो लोग पीछे हट जाएंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब संविधान लागू नहीं था तो इस देश में मनुस्मृति लागू थी ना। इस देश में जब IPC नहीं थी तो इस देश में BPC थी, ब्राह्मणम पैनल कोड। तो 1860 में अंग्रेज़ों ने IPC लागू किया, इंडियन पैनल कोड, और उसको सरकारी मान्यता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाए तो पूर्ण रूप से उसकी मान्यता हो गई।
और आईपीसी के तहत जो व्यवस्था भारत में ऐसी थी, वो आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत व्यवस्था ऐसे हो गई, ऐसे हो गई ना। अर्थात कानून सबके लिए इक्वल हो गया और पनिशमेंट जो है, जो दंड का प्रावधान है, सभी के लिए समान हो गया, चाहे वो गांव में लोग कहते हैं राजा हो या रंग हो। इस तरह की व्यवस्था आपकी हो गई। नहीं तो बीपीसी के तहत अगर अपर कास्ट के लोग किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध करते थे, उनको कोई दंड का प्रावधान नहीं था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखे तो उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति पर प्रहार किया, सबसे पहले, क्योंकि ब्राह्मणों का संविधान था तो भारत में विधान था, मनुस्मृति के टाइम में विधान था। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब जब संविधान को लिखे तो भारत में संविधान हो गया। संविधान का अर्थ होता है सम माने बराबर, विधान माने कानून, अर्थात कानून सबके लिए एक समान है, एक समान है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की धारा 13 बनाए, आर्टिकल 13, और 13 में उन्होंने लिखा कि भारत में जितने अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर हैं और जो भी ऊंच नीच है, उसे हम जीरो करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसको ख़त्म किए, फिर दोबारा आर्टिकल 14 लिखे और उन्होंने उस आर्टिकल 14 को जो डिफिनेशन दिया, जो परिभाषित किया, उसमें लिखा कि 14 के तहत न राष्ट्रपति को अधिकार होगा, न राष्ट्रपति भवन को अधिकार होगा, न उपराष्ट्रपति को अधिकार होगा, न उपराष्ट्रपति के कार्यालय को अधिकार होगा, न देश के प्रधानमंत्री को अधिकार होगा, न पीएमओ कार्यालय को अधिकार होगा, और देश की सबसे बड़ी अदालत जो सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार नहीं होगा दोबारा अंधविश्वास और पाखंड, आडंबर स्थापित करने का। ऐसा समाज के बाप ने इतने विजिलेंट से लिखे जिसका लाभ हम आप ले रहे हैं। नहीं तो अगर आर्टिकल 13 लिख कर उसको ख़त्म नहीं करते तो जो हमारे गले में जो टाई रहती है, ये देखिए मैं बेल्ट पहना हूँ, यहाँ पर कमर में झाड़ू रहता था और टाई के जगह पर हाड़ी रहती थी, तो फिर आ जाती, पेशवाई ख़त्म नहीं होती। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। अभी 2-3 दिन पहले एक फेसबुक पर एक सामान्य जाति का श्रवण कह रहा था कि ये भीमा कोरेगांव का डिफिनेशन कर देते हैं, भीमा कोरेगांव के, वो भीमा कोरेगांव उनका चलने नहीं देंगे और इम भीम जो कहते हैं उनको हम सफाया कर देंगे। उन मूर्ख को शायद जानकारी नहीं है, जब 1 जनवरी 1818 में हमारे 500 नागवंशी महारों ने पेशवाई को ख़त्म किया था, 28,000 लोगों को मारा, जिसके नायक थे रायनाथ और सिद्धनाथ, 2 हमारे जो वहाँ के मॉनिटर थे, जो नायक थे, जिसको कंट्रोल कर रहे थे। उन लोगों ने 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने समाप्त किया, जिसके चलते पेशवाई ख़त्म हो गई। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। अब आप लोगों ने बहुत सारी बातें आप सुनते थे, हम लोग जब बुजुर्गों से कहानी सुना करते थे गांव में कि दुनिया में, भारत में जितना भी कोई धनवान हो जाए लेकिन रेल नहीं खरीद सकता है, रेल नहीं खरीद सकता है, लेकिन आपके सामने रेल बिक रहा, रेल नहीं, हेलीकॉप्टर खरीद लिया लेकिन रेल और जहाज नहीं खरीदा था, लेकिन आपके सामने है ना। रेल को अंग्रेजों ने दिया और ब्राह्मणों ने 33 करोड़ देवी देवता दिया, जिसके चलते आपका सत्यानाश हुआ, उनका सत्यानाश नहीं हुआ, आपका सत्यानाश हुआ। अब आपको मैं बता दूं, बहुत प्रतिबंधित हूँ, समय थोड़ा सा लेंगे।
कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के किताबों में पढ़ाया गया है, 5, 6 के 8 का तक सिलेबस में डाला गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी पढ़ाया गया ना। तो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, जिसका दांत चपटा होता है और सीधा होता है। और द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है उसका दांत नुकीला होता है और अंदर की तरह उसका घिंचाव होता है, ठीक है ना। और तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है उसका दांत चपटा होता है और वो भी उसका स्ट्रेट दांत रहता है और उसमें कुछ नुकीला भी रहता है, मिक्सिंग है। वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है, वो मनुष्य है, मानव है, जो सभी को खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी को भी खाता है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक पद्धति की बात बोल रहा हूँ। जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने नवरात्र गया तो मैं एक कई व्यक्तियों से पूछा कि हम 2 ही चीज़ सुने थे, वेज और नॉन वेज, यही सुनते हैं ना, तो वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी। तो 9 दिन जो नवरात्रि गया तो 8 दिन तक ले आपने उपवास किया। तो जिनके लिए उपवास किया वो वेज है कि नॉन वेज है? वेज है कि नॉन वेज है? अगर वेज रहेंगी तो फल फूल कंदमूल खाएंगी, नॉन वेज रहेंगी तो पाठा खाएंगी, मुर्गा खाएंगी, अंडा खाएंगी। तो आप उनके लिए 8 दिन 9 दिन उपवास करते हो, आपको एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तमाम बीमारी से जूझते हैं और आप वो खुद ही नॉन वेज है, आप उनके लिए वेज की उपासना करते हो। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। अगर उनको सिलेबस में पढ़ कर आए हैं, सिलेबस में पढ़ कर आए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जिनको आप अपने हाथों से बनाते हैं उन्हीं के सामने अपने जीवन की भीख मांगते हैं और पैर उठा करके गिड़गिड़ाते हैं। तो हमको 5वीं और 6वीं कक्षा में पढ़ाया गया है लिविंग नॉन लिविंग, पढ़ाया गया ना, है सजीव और निर्जीव। तो सजीव का अर्थ होता है कि जो अपने समान पैदा करे उसको हम सजीव कह सकते हैं, वो ग्रोथ करे, चल सके, बढ़ सके, उसको हम कहते हैं। निर्जीव उसको कहते हैं जो कहीं चल नहीं सके। तो उसको साहुल सूता करनी वसूली से उसको बनाते हैं लोग और उसी के सामने पैर उठा करके, और पूरी बदन नंगी रहती है, गमछा लपेटते हैं, आधा इधर दिखाई देता है और आधा इधर दिखाई देता है, और अपने जीवन की, अपने नौकरी के लिए भीख मांगते। दुर्भाग्य है कि नहीं? तो जब इतना ये लोग पावरफुल थे, तो जब आपके गले में हाड़ी बांधी गई थी और कमर में झाड़ू बांधा हुआ था तो कहाँ थे? इनको आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। पढ़ने वाले में बाबा साहब थे, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले थे, बाकी तो जब संविधान लागू हुआ तब ना आपको अधिकार हुआ। तो हमारे पढ़े लिखे लोग जो सिलेबस पढ़ कर आए हैं उनको ही ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं। विज्ञान के सब्जेक्ट को पढ़ कर आए हैं, 6-7 में ही विज्ञान का थोड़ा सा है आपको टच कर दिया जाता है, इसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं समझ में आता है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है? मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा था कि आज संविधान नहीं रहता तो भगवान का भी घर नहीं बनता। आप लोगों को मालूम होगा जब एनडीए की अलायंस गवर्नमेंट थी तो भारत का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था। तो उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने, संबोधन किया कि मंदिर पर जब बात उठी तो उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो फैसला आएगा वही सर्वमान्य होगा ना, न्यायालय का फैसला आएगा वही सर्वमान्य होगा। तो हम भगवान के भरोसे बैठे हैं और भगवान खुद ही संविधान के भरोसे बैठे हैं, और हम अपनी ताकत को नहीं समझते हैं। जब हाथी चलती है तो उसकी लंबाई करीब कितने फुट की होगी?
8-10 फीट 10 फीट मान लीजिए, उसको नियंत्रण एक आदमी करता है ना। तो अगर वो अपने हाथी अपनी औकात को समझ जाए तो आदमी को अपने पीठ पर बैठाएगी? नहीं बैठाएगी। बैठाएगी क्या? कभी नहीं बैठाएगी। तो उसी तरह से हम जो 15 वाले 85 वाले हैं, अगर हम अपनी औकात समझ जाएं तो 15 वालों को बैठाएंगे क्या? हाँ? मैं मान्यवर साहब के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ। ये कलम देख रहे हैं ना, ये कलम को हम सीने से सवार करते हैं ना, है? तो ये इनको अगर फेंक दिया जाए तो लिखने का काम रुकेगा क्या? नहीं। मैं 15 वालों को फेंक दिया, इधर 85 वालों को लेकर के लिख रहा है। लेकिन हमारी न समझदारी होने के कारण ये व्यवस्था है। तो 15 को जब लिए हैं तो ऐसे खड़ी व्यवस्था है, और जब उनको फेंक देंगे तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित हमारा संविधान होगा। ये प्रियम्बल प्रस्तावना में लिखा है ना। लेकिन भारत का प्रियम्बल आज तक सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसी ने संविधान पर अमल नहीं किया। अगर केवल संविधान लागू हो जाते हैं, प्रियम्बल लागू हो जाता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ इस देश से भेदभाव खत्म हो जाता है। प्रत्येक सरकारी कार्यालयों पर, सरकारी स्थानों पर अगर प्रियम्बल अगर लगाया गया होता तो इस देश में इतनी बड़ी विषमता नहीं होती। इस देश में जो धर्म के नाम पर मारपीट होती है वो नहीं होती। और हम लोग भिन्न भिन्न संगठनों में भिन्न भिन्न जगहों पर काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब झाड़ू जब मुट्ठे में होता है तो कचरा साफ करता है ना। जब मुट्ठे में होता है वो कचरा साफ करता है, और जब मुट्ठे से खुल जाता है तो खुद ही साला कचरा हो जाता है। समझ आप? अंगूर जब गुच्छे में होता है तो 100 रुपया किलो बिकता है, और अंगूर जैसे गुच्छे से टूटकर बिखर जाता है, वैसे ही ग्राहक आता है और दुकानदार से कहता है कि 20 रुपया लीजिएगा। 100 रुपया उन्होंने पूंजी लगाया, वो उसकी कीमत वो 20 से 30 रुपये लगाता है। तो आप समझ सकते हैं, जब हम बिखरे रहेंगे 85 किलो, तो जैसे अंगूर की कीमत लगाई जाती है वैसे हम लोग की भी कीमत सबड़ लगाते हैं, और लगा करके हमको खरीदते हैं और हमारे ही कपार पर जूता मारते हैं। जैसा कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनके ही सामने संसद मार्ग पर संविधान की प्रतिलिपि जलाई गई, लेकिन उनके कान तक जू तक नहीं लगा। अगर वो चाहते तो संसद भवन को बंद कर देते ना। यस। तो संविधान में इस तरह का प्रोविजन है, अगर 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो जाएं तो किसी भी अधिकार को हासिल करने में टाइम लगेगा क्या? नहीं, टाइम तो नहीं लगेगा। और 1250 भारत में समथिंग MLA है SC ST, लेकिन आपकी दशा और दुर्दशा आपके सामने है। तो वही है अंगूर की कीमत लगने वाले। मैंने एक रास्ते से जा रहा था, तो जो कचरा साफ कर रहा था उसको वो इतना घृणा कर रहा था, बोला दूर रहो। तो जो कचरा साफ करता है, जो कचरा करता है वो महान कहलाता है, और जो कचरे को साफ करता है उसको अपमानित किया जाता है। तो जो कचरे को साफ करता है वो महान है ना। जो कचरा करता है वो तो बहुत बड़ा गंदा आदमी है। लोग कहते हैं कि भाई कचरा क्यों करते हो, डांटते हैं, फटकारते हैं, लोग गालियाँ तक देते हैं। तो साथियों, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि सरकारी क्षेत्रों में यदि हम काम करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाकी जगहों पर जहाँ पर हम लोग अधिकार वंचित हैं वहाँ पर अधिकार उनको बताने का कोशिश करें और अपने तरफ से हम लोग मदद करने का कोशिश करें। कानूनी प्रक्रिया बहुत है, सिर्फ हम लोग पढ़ कर के लेने की ज़रूरत है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो ले भी नहीं पाएंगे। तो साथियों, समय बहुत अधिक हो गया है और वक्ता लोग हैं, इसलिए हमारी बात को आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम।